वैली ब्रिज टूटने से एक ट्रक भी धौली नदी में गिर गया है। गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर सुरक्षित है। ये पुल मलारी से आगे कैलाशपुर में था और इसका निर्माण 1960 के दशक में किया गया था। अल्मोड़ा के मॉल रोड पर बने एक मंदिर पर बुलडोजर चलने से बवाल हो गया है। दरअसल KMOU इस संस्था की जमीन पर इन दिनों पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते मंदिर और आसपास का हिस्सा तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा है। वहीं बुलडोजर से मंदिर का एक हिस्सा भी टूट गया है। तहसीलदार का कहना है कि गलती से ठेकेदार द्वारा मंदिर का कुछ हिस्सा टूट गया है, जिसे जल्द ठीक करा दिया जाएगा। उधर KMOU संस्था ने मंदिर की जमीन पर संस्था का दावा किया है, जबकि स्थानीय सभासद ने कहा है कि मंदिर का हिस्सा जानबूझकर तोड़ा गया है। पार्किंग का कार्य किया जा रहा था, जिसमें संबंधित ठेकेदार द्वारा कुछ पुराने कमरे को तोड़ा जा रहा था जो उनके स्वामित्व में है, परंतु त्रुटिवश इनके द्वारा कुछ पोर्शन मंदिर का भी टूटा है, जिसमें कार्यजयी संस्था CNDS प्रबंधक द्वारा यह विश्वास दिया गया है कि तत्काल इसका कार्य जीर्णोद्धार करके इसको पुनर्स्थापना से किया जाएगा। इनलीगल है, मंदिर में भी जगह हमारी मिलती है, लेकिन हम ठीक है एक कागज देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, पता चल जाएगा। बैंक वाले कहते हैं हमारी है, हम कहते हैं हमारी, मंदिर वाले कहते हैं हमारी है, हम कहते हैं एक बार खुली किताब है, कागज को देख लेते हैं। जिसको ये KMOU के इनके ठेकेदारों द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें कोई भी मंदिर का कोई मामला नहीं था कि मंदिर को तोड़ना है। इन लोगों ने झूठी बातें भी बोली कि हमें SDM साहब के आदेश हैं। यहाँ पर तहसीलदार साहब खुद आए हुए हैं, उन्होंने बोला है कि सरकारी कोई आदेश नहीं है। बढ़ते हैं आगे। देहरादून के उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करने का आरोप लगा। विजिलेंस ने जांच के बाद जो FIR दर्ज की है उसमें 6 बिंदुओं में करीब 6 करोड़ रुपए के घोटाले के साथ ही भर्तियों में भी अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। आरोप है कि किसी निर्माण में शासन ने अनुमति नहीं ली गई। निजी कॉलेजेस की संबद्धता के लिए शुल्क लिया गया, लेकिन उसे जमा नहीं किया गया। साथ ही करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी धनराशि का भी गबन करने का आरोप है। बीते साल विजिलेंस को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामले में देखिए कुछ अनियमितताएं थी, जिसमें कि वहां के वित्त अधिकारी के ऊपर बात आई थी और उस अनियमितता के बाद किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ वहां के कॉर्पस फंड को तोड़ के, और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ अनियमितता थी और कुछ वहां पे जो रिक्रूटमेंट किया गया उसमें अनियमितता थी, जिसपे कि मुकदमा दर्ज किया गया है। टिहरी के जौनपुर में नाग देवता मंदिर में मूर्ति स्थापना और यज्ञ के कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मूर्ति स्थापना के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इस मौके पर CM धामी ने कहा कि मुझे आशा है भगवान नागराज का ये मंदिर जल्द ही विश्व मानचित्र पर दिखाई देगा और ये मंदिर आने वाले समय में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा और पलायन को रोकने का काम करेगा। पूर्ण विश्वास है कि भगवान नागराज का यह पौराणिक स्थल और यह महासु देवता की थाती बिरोड़, लालूर, डोडौर, खाटल का एक केंद्र बिंदु एक दिन निश्चित रूप से भगवान नागराजा की कृपा से ये विश्व के मानचित्र में शामिल होगा और नाग टिब्बा और मसूरी की तर्ज पर विकसित होकर सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार देकर कहीं न कहीं जो दूर हमारे युवा जाते हैं, हमारे भाई बहन रोजगार के लिए जाते हैं, उनके रोजगार को यहीं पर सर्जित करने का काम करेगा, पलायन को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। CM धामी सुबह 11:30 बजे बुवानी पहुंचेंगे, जहां शेर सिंह कार्की विद्यालय के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को खूब गहमा गहमी रही है। मौका था केंद्रीय ऑब्जर्वर PL पुनिया के दौरे का, जहां पर पुनिया ने टॉप टू बॉटम पार्टी के नेताओं से बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत की। दोपहर बाद PL पुनिया दिल्ली के लिए आज रवाना होंगे। कांग्रेस से पूर्व सांसद PL पुनिया बतौर ऑब्जर्वर उत्तराखंड के दौरे पर हैं।
जहां देहरादून में रविवार को दूसरे दिन उन्होंने पार्टी नेता प्रीतम सिंह से लेकर सभी जिला के जिला अध्यक्षों से बंद कमरे में अलग अलग बातचीत की है। विधायकों, पूर्व विधायकों से भी 1 to 1 कर उनका मन टटोला गया। जो नेता नहीं पहुंच पाए उनसे उन्होंने फोन पर बातचीत की। मेरी शिकायत, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरी शिकायत से क्या कुछ हासिल थोड़ी होगा। मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। जब हमारे पर्यवेक्षक आए हैं तो बहुत सारी बातें होती है, जो बंद कमरे की बात है उसे मैं मीडिया से थोड़ी साझा कर सकता हूँ। हालांकि क्या बात हुई ये किसी ने भी खुलकर नहीं बताया, लेकिन सूत्रों की माने तो बातचीत का मुख्य मुद्दा पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी ही था। जिला अध्यक्षों से लेकर विधायकों, पूर्व विधायकों ने पार्टी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी और उनसे संगठन में हो रहे नुकसान की भी शिकायत की। बयानों पे हाँ, उस पर भी चर्चा होगी। पार्टी के अंदर और बाहर जो भी हालात उत्तराखंड के, उन सब में वो सीनियर से बात करे। कर भी करीब उन्होंने 40 से 45 लोगों से, सीनियर से कल बात की है। कल को वो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ, हमारे अनुवांशिक संगठन और जो हमारे चेयरमैन हैं या जो हमारे सीनियर्स जो रह जाएंगे उनसे कल वो 2 बजे तक बातचीत करेंगे। पूनिया सोमवार को पार्टी के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। पार्टी नेताओं से मिली शिकायतों और सुझावों को नोट किया गया है, जिसे रिपोर्ट के रूप में पूनिया हाई कमान को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के भीतर जल्द ही कोई बदलाव नजर आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कोटद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुर्गापुरी इलाके में शराब ठेका खोले जाने को लेकर उनका ये विरोध प्रदर्शन रहा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के मेयर को लेकर दिए गए बयान के बाद से कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और खंडूरी के इस्तीफे की मांग की। दरअसल ठेका खोले जाने को लेकर ऋतु खंडूरी ने बयान दिया था कि नगर निगम से एनओसी मिलने के बाद शराब का ठेका खोला गया है। जनता को गुमराह करना बंद करो, क्षेत्र विधायक इस्तीफा दो, क्षेत्र विधायक दारू का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं दारू का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। और इतनी बड़ी बात कह गई एक मेयर के लिए, बोलने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगी, और मैं इतनी बड़ी बात कहने के बाद उनसे यही कहूंगी कि आज ही इस्तीफा दें। इस बार चारधाम यात्रा की बात करें तो उत्तराखंड सरकार का सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। इसे यात्रा रूट पर हेल्थ एटीएम मशीनें लगाने जा रही है। चमोली में 14 जगहों पर मशीनें इंस्टॉल हो चुकी हैं और उसका सफल प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। इस मशीन की विशेषता क्या है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल ने। कर रहे हैं डॉक्टर गौतम, उनसे ही सीधे बात करेंगे कि क्या इसमें सुविधाएं हैं। सर, डॉक्टर साहब अगर बात करें तो क्या फैसिलिटी इस बार मिल रही है यात्रियों को? देखिए, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है, जिससे वो अपना ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स ये मॉनिटर कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ भी लगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर के, जहाँ ये फैसिलिटी है, वहाँ वो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें वो ब्लड शुगर भी कर सकते हैं। अगर टेक्नीशियन की ज़रूरत है तो हमारे जहाँ जहाँ ये सिस्टम लगे हैं वहाँ टेक्नीशियन भी अवेलेबल है, जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। अगर डॉक्टर कंसल्टेशन रिपोर्ट आने के बाद आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। सर, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक स्वास्थ्य को लेकर जो ऑक्सीजन और हार्ट अटैक है, और दूसरा दुर्घटनाएं जब होती हैं, क्या उस समय ये महत्वपूर्ण है? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हम लोग, ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड रीजन है, जो नीचे से प्लेन से आते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी टफ हो जाता है यहाँ पे एडजस्ट करना। तो ऐसे कंडीशन में उनका जो लंग्स है, फेफड़ा, तो सैचुरेशन कम होता है, यहाँ वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होता है। अगर समय पे उन्हें इसका एहसास हो जाए कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है,
और ये बिल्कुल एटीएम की तरह है, जिस तरह आप कैश निकालते हैं उसी तरह से वो अपने बॉडी का असेसमेंट कर सकते हैं। सरकार जिस तरीके से चारधाम यात्राओं में हर व्यवस्था बनाने में जुटी है, तो उसमें महत्वपूर्ण व्यवस्था है स्वास्थ्य की, और फिलहाल हेल्थ एटीएम कहीं ना कहीं इस यात्रा में तीर्थ यात्रियों को राहत जरूर देगा। नितिन सेमान, न्यूज 18, जोशीमठ। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा को लेकर हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एनजीटी के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें चारधाम यात्रा के मुख्य मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही घोड़े खच्चरों से होने वाले बायोवेस्ट के निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। चारधाम के जो मुख्य ट्रेक रूट है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रेक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण, और जो पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रेक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु बद्रीनाथ धाम में इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पिछले साल करीब 18 लाख तीर्थ यात्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस बार यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए धाम की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जा सकता है। शीतकाल में भी बद्री विशाल मंदिर की सुरक्षा आईटीबीपी के जिम्मे थी। उम्मीद यह है कि ग्रीष्मकाल में भी आईटीबीपी जवानों को भी तैनात किया जाएगा। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा का जिम्मा पुलिस प्रशासन के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को भी दिया जा सकता है, ऐसी प्लानिंग चल रही है। सुरक्षा में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भीड़ बहुत ज्यादा बद्रीनाथ धाम में होती है तो उस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात किया जा सकता है। शीतकाल में भी आईटीबीपी के जवानों को बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगाया गया था और अब ग्रीष्मकाल में भी माना जा रहा है कि आईटीबीपी के जवान भगवान बद्री विशाल के मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। नितिन सेगमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। उधर टिहरी में सुरकंडा देवी रोपवे पे बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए कंपनी के द्वारा केबिन बढ़ा दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को इंतजार ना करना पड़े, रोपवे की बेहतर सुविधा मिल सके। सुरकंडा देवी रोपवे के शुरू होने के बाद ही लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ संख्या बढ़ रही है। सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां पहले 12 कैबिन हुआ करते थे, अब रोपवे की टेस्टिंग के बाद 4 कैबिन और बढ़ा दिए गए, जिससे अब 16 कैबिन हो गए हैं कुल। सुरकंडा देवी रोपवे हेतु काफ़ी पर्यटकों का आगमन बढ़ रहा है और इससे आसपास के भी लोग काफ़ी आ रहे हैं और इस सीज़न में पर्यटकों के सुविधार्थ वहाँ पे 4 केबिन और लगाए गए हैं। तो अभी जो 12 केबिन थे अब वो 16 केबिन। देहरादून में सचिवालय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल सचिवालय ए ने जीता है खिताब। सचिवालय ए टीम ने सचिवालय विंग्स को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। वहीं इस T20 मैच में टकराज को बेस्ट बॉलर और सुंदर को बेस्ट बल्लेबाज चुना गया। सचिवालय संघ के महाराणा प्रताप क्रिकेट ग्राउंड में 7 अप्रैल से T20 क्रिकेट मैच शुरू हुआ था, जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसका रविवार को फाइनल मैच हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिवालय विंग्स 19.4 ओवरों में 97 रन पर ही ऑल आउट हो गई है। वहीं पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय ए ने 15.1 ओवर में 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे टूर्नामेंट में आए, हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं। ये टूर्नामेंट हमारा 7 अप्रैल से शुरू हुआ था। ये हर साल हम लोग अंतर सचिवालय प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। इस सचिवालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके बीच में खेल भावना को, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम लोग ये प्रतियोगिताएं करते हैं। इस बार इसकी विशेषता ये है कि पिछले सालों में हमारे पास केवल 8 टीमें होती थी, अगर आज आप देखें तो यहाँ पर 12 टीमों ने प्रतिभाग किया। जल संरक्षण के क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल जिले में
पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती ने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में सच्चिदानंद भारती का जिक्र किया था। रविवार को देहरादून में स्पेक्स संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सच्चिदानंद ने कहा कि आने वाले समय में पानी को लेकर संकट खड़ा हो सकता है, इसीलिए पानी के संरक्षण की जरूरत है। स्पेक्स संस्था पिछले 3 दशक से पानी की गुणवत्ता को लेकर काम कर रही है। पानी जीवन का हमारा आज के लिहाज से, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से हमारी देश की जनसंख्या और लोग बढ़ते रहे तो 2050 में देहरादून की स्थिति क्या होगी, देश की स्थिति क्या होगी, जब लगभग 20-25 करोड़ लोग नए हो जाएंगे। तो आज ही पानी का इतना संकट है, तब कितना पानी की जरूरत पड़ेगी। अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नंदा देवी परिसर में एक विशाल जनसभा की गई। इसके बाद पूरे बाजार में जुलूस निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सुंदर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से खबर, जहां पर बंदरों की मुख्य समस्या है और यहां स्कूली बच्चों, राहगीरों, घरों पर छतों पर बैठे हुए लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, जिन्हें आमतौर पर बंदर काटते ही रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले 6 महीने से बंदरों की नसबंदी बंद है। अल्मोड़ा में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में बंदरों के काटने के बाद हर महीने सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे भी दहशत में हैं और परिजन परेशान हैं। देखो, बंदर बच्चों को काट रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है और ये घरों की छतों में भी आ रहे हैं और जो घर में लोग हैं उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है, उनको भी काट दे रहे हैं। बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए प्रशासन के पास फिलहाल कोई प्लान नहीं है। इतना ही नहीं, बंदरों की नसबंदी करने वाले डॉक्टर नहीं है और अब वन विभाग रानीबाग से डॉक्टर बुलाकर नसबंदी कराने की बात कर रहा है। जैसे ही हमारे सेंटर में बंदर पकड़ के लाए जाते हैं तो हम लोग रानीबाग जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम डॉक्टर को बुलाते हैं, तुरंत पदयात्रा कर रहे हैं और ये कार्य तेजी से किया जा रहा है। आशा है कि 1-2 साल में ये समस्या घटने लग जाएंगी। बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि घरों की छतों पर और रास्ते में इनका डेरा है। लिहाजा जल्द ही बंदरों के लिए कोई पक्का प्लान बनाने की जरूरत है ताकि बंदरों के आतंक से निजात मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। टिहरी में पर्यटन विभाग द्वारा 7 दिवसीय SIV पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें अलग अलग जिलों के करीब 30 ट्रेनी प्रतिभाग कर रही हैं। 16 से 22 अप्रैल तक चलने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रतापनगर से फ्लाई कर टिहरी झील कोटी में लैंडिंग की जाएगी। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि SIV पैराग्लाइडिंग की सबसे एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्पेशल ट्रेनरों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि भविष्य में प्रतापनगर क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। से 22 तारीख तक एक SIV पैराग्लाइडिंग कोर्स है, विच इज़ लाइक स्टिमुलेटेड इंसिडेंट रिस्पांस। सो इट्स मतलब ये ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। उधर आगे बढ़ते आपको बताएं कि आग से उत्तराखंड के जंगलों को हर साल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस नुकसान के आकलन का तरीका दशकों पुराना है। हैरानी की बात यहां पर यह है कि आग की चपेट में अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जाती। देखिए रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर जंगल धधकने लगे हैं। 147 घटनाओं में 213 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। वन विभाग ने इससे हुए नुकसान का आकलन 7 लाख रुपए किया है, लेकिन ये आकलन बहुत कम है, जो
प्रति हेक्टेयर में आग लगने पेड़ के जलकर गिरने के हिसाब से तय होता है। हैरानी की बात यह है कि जो वाइल्ड लाइफ और बेशकीमती वनस्पतियां इस आग से प्रभावित होती हैं, इस नुकसान में उसका आकलन शामिल ही नहीं है। यानी कि वन विभाग पेड़ की तो कीमत आंकता है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर मर गया तो उसकी वो कोई कीमत नहीं आंकता। नहीं, वाइल्ड लाइफ का तो कोई वैल्यू इस तरह का नहीं है और वो तो हमारे लिए जो है मतलब बहुमूल्य है। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, इस प्रकार का जो आकलन का हमारा अभी क्राइटेरिया है या जो आदेश है उसमें वन्य जीव सम्मिलित नहीं है। हालांकि अब विभाग को भी लगने लगा है कि आकलन का तरीका सटीक नहीं है। इसके लिए अब नया फार्मूला खोजा जा रहा है। तो अभी वो रिसर्च की कार्रवाई जो है पूर्ण नहीं हुई है, तो जैसी वो रिपोर्ट आएगी फिर हम उसका परीक्षण भी करेंगे। अभी जो हमारा ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया है 2020 का हमारा एक आदेश है, उसके हिसाब से जो है हम लोग ये वैल्यूएशन जो है प्रभागीय वन अधिकारी करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों की आग से अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आग बुझाते हुए पिथौरागढ़ में एक महिला भी झुलस चुकी है।